अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यासिर मलिक एडवोकेट और आप देख रहे हैं एस्केप फ्रॉम केज, लेट्स बिल्ड द करेक्ट। आज हम में से हर कोई इकोनॉमिक क्राइसिस की बात कर रहा है। ये इकोनॉमिक क्राइसिस आम आदमी की जिंदगी पर इतना गहरा असर डाले हुए है कि हर तरफ हर शख्स कहीं न कहीं महंगाई का या इकोनॉमी का रोना रोते हुए नजर आता है। वो चाहे ऐवान में बैठे हुए पॉलिटिशियन हो, हुकूमत हो, ऑपोजिशन हो, वो ब्यूरोक्रेट्स हो, वो जर्नैल हो, वो जज हो, या इस माशरे से ताल्लुक रखने वाला कोई भी शख्स हो। हर शख्स अपने तय इस इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में बयान करना चाहता है और बयान कर भी रहा है। तो मैंने सोचा कि इस इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में एक सलूशन मेरे पास भी है जो मेरी आंखों ने जागते हुए देखा है, वो भी आप लोगों के साथ शेयर किया जा सके। जैसे अचानक आप कभी सोए हुए जाग के उठते हैं तो आपको ये पता लगे कि यहाँ पर जो सरकारी ऑफिसर्स हैं उनको दी गई तमाम मराद वापस लेने के बाद उनको आम आदमी की तरह ट्रीट किया जाने लगा है। वो कोई स्पेशल कोई खास लोग नहीं है। जितनी भी उन लोगों को रिहाइशगाहें दी गई हैं जो कि कनालों और एकड़ों पर मुश्तमिल हैं, वो उन लोगों से वापस ले ली गई। उनको दी गई तमाम इंपोर्टेड कार्स उनसे वापस ले ली गई। उन इंपोर्टेड कार्स की जगह पर जब आपको पता लगे कि आपका आईजी एक मोटरसाइकिल पर अपने दफ्तर के लिए रवा दवा है, जब आपको पता लगे कि आपका प्राइम मिनिस्टर एक वैगनर, एक मेहरान या एक लोकल असेंबल्ड कार के अंदर सफर कर रहा है, और आपको ये पता लगे कि जितने वजीर मुशीर हैं उनसे ये सब कुछ वापस ले लिया गया। अब ये सिर्फ इतना नहीं है, ये इतना कुछ है कि अगर ये उनसे वापस ले लिया जाए, हमें कुछ इकोनॉमिक क्राइसिस के अंदर फर्क पड़े या ना पड़े, हमें एक चीज से फर्क जरूर पड़ेगा कि हम एक आम पाकिस्तानी के तौर पर हमारे दिल मुतमईन हो जाएंगे। पाकिस्तान में जहां पे किसी को देखो तो वो सरकारी नौकरी हासिल करना चाहता है। हालांकि प्राइवेट सेक्टर की सैलरीज और जो पर्क्स हैं वो गवर्नमेंट सैलरी से कहीं ज्यादा, लेकिन फिर भी एक मेजॉरिटी तादाद जो इस मुल्क के अंदर रहती है, जो थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी भी है, वो सरकारी नौकरी हासिल करना चाहती है, चाहे वो एक क्लर्क की जॉब ही क्यों ना हो। पहले तो इस सरकारी नौकरी को हासिल करने की वजह क्या है? इसकी वजह सिर्फ इतनी है कि वो एक कंफर्ट जोन है जहां पे कुछ ना करने के पैसे मिलते हैं। दूसरी, जॉब सिक्योरिटी। अगर हम वॉशिंग पॉलिसी का प्लान बनाते हुए सबसे पहले सरकारी जॉब को इतना मुश्किल कर दें कि किसी आम पाकिस्तानी या किसी भी शख्स की रूह कांपे सरकारी नौकरी को हासिल करने के लिए भी, ये रिवाज ही खत्म हो जाए कि मैं या कोई दूसरा शख्स सरकारी नौकरी को हासिल करने के लिए मारा फिरे, रिश्वतें दे और ना जाने क्या क्या करे। आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी यहां से शुरू होती है। जब एक आम आदमी को इस बात पे एतबार होगा कि कॉम्पिटेंट लोग आगे आए, वो लोग आगे आए जो कि वाकई सरकारी दफातर में जाकर भी काम करना चाहते हैं, तो थोड़ी बहुत बेहतरी आने की उम्मीद यहां से ही शुरू। दूसरी बात, जब आप अपने आईजी को या अपने वजीर आजम को या अपने किसी ब्यूरोक्रेट को या अपने किसी जर्नैल को सरकारी ड्यूटी के अलावा मोटरसाइकिल पे या लोकल असेंबल कारों के अंदर फिरता हुआ देखेंगे, उनके तन बदन पे भी वही लिबास देखेंगे जो कि एक आम पाकिस्तानी पहनता है। उनके घर के हालात भी वैसे ही नजर आएंगे जैसे आम पाकिस्तानी के हैं। तो फिर आप इस आवाम से भी जो चाहे वो करवा लें। अगर आप इनसे ये कहेंगे, अगर बीगा पाकिस्तानी मुझसे ये भी कहा जाएगा ये सब कुछ करने के बाद कि मैं घास खाऊं, तो यकीन कीजिए मुझे या आपको इस पे कभी कोई एतराज नहीं। फिर नंबर 2,
इकोनॉमिक पॉलिसी का नंबर 2 रूल्स, एक टाइमलाइन डिटरमिन की जाए कि उस टाइमलाइन के अंदर हमने अपने मुल्क के जितने बिजनेसमैन हैं उनको इकट्ठा करके जोर जबरदस्ती से ही सही लेकिन हर चीज की इंडस्ट्री लगवानी है। ये टाइम लैप्स देने का वजह सिर्फ इतनी सी है कि उस टाइम लैप्स के अंदर हम अपनी चीजों को एस्टेब्लिश कर दें और आहिस्ता आहिस्ता इस इंपोर्ट के चक्कर से बाहर निकले। हमें चाय की पत्ती मंगवानी है तो बाहर से चीज और ना जाने गाड़ी, चम्मच और क्रॉकरी, हर चीज हम बाहर से मंगवाते हैं, जबकि ये बात अहम है कि ये तमाम चीजें कभी पाकिस्तान के अंदर बहुत बेहतर क्वालिटी के अंदर बनती थी। यहां से ही अब आपका आगाज शुरू होता है। ये तो एक तो आपकी डिपेंडेंसी बहुत दूर तक खत्म हो गई, दूसरे अकवाम पर आपने अपनी चीजें एस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया। नंबर थर्ड थिंग के अंदर हर इदारा अपनी सालाना रिपोर्ट पेश करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ मीडिया, जो कि तमाम टीवी चैनल्स के ऊपर दिखाई जाए, जैसे एक मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर प्रेजेंटेशंस बनाकर अपने चेयरमैन और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दिखाई जाती हैं कि दिस इज माय परफॉर्मेंस, ये मेरा ग्राफ यहां से यहां तक गया है। जितनी जिसकी अच्छी कारकर्दगी उतने उसके अच्छे पर्क्स भी, बेनिफिट भी, सैलरीज भी। यहां पर हम सैलरीज बढ़ाने का तो सब लोग कहते हैं, लेकिन बात यह है कि सरकारी दफातर में काम ना होने के बराबर। ये पहले पॉइंट से मिला जुला पॉइंट है, क्योंकि इसके बाद ही आपकी असल इब्तदा और असल काम शुरू होता है। नंबर 4 थिंग, जब चौथी चीज की बात करते हैं तो हम सबसे पहले अपने मुल्क के अंदर, हम आम पाकिस्तानियों के अंदर जिस तरह की छोटी छोटी अयाशियां और फजूल खर्चियां और बेजा खर्च शामिल है, उसको खत्म करने के लिए डिफरेंट तरह की मुहिम चलाएं। हम उनको एजुकेट करें, उनकी कैरेक्टर बिल्डिंग पे काम करें, हम चीजों को उनके लिए आसान बनाएं। ये दिखावा, ये शोबाजी उनसे बाहर खींचें। मुश्किल है, मगर आहिस्ता आहिस्ता जब पहले 3 काम हम कर चुके होंगे तो चौथा काम करना आसान हो जाएगा। इससे हम बहुत सारी ऐसी चीजें जो हम नहीं प्रोड्यूस करते, हम बाहर से नहीं मंगवाएंगे और हम जिंदगी सादगी से गुजारना शुरू करते हैं। एंड नंबर 5, जब हम 5वें पॉइंट को पर आते हैं तो हम अपने ब्रांड्स को प्रमोट करेंगे बिना शुल्कों। ना सिर्फ उसकी क्वालिटी को इंप्रूव करेंगे, बल्कि अपने लोगों को मुझ समेत ये चीज समझाएंगे कि आज हम अपने ब्रांड यूज करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद अगर क्वालिटी में कोई 19-20 है भी तो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो भी हम कवर अप कर लें, लेकिन ये उससे ज्यादा करवाने से बेहतर है इस चीज को समझाया भी जाए, इस चीज को बताया भी जाए, इस चीज को करके दिखाया भी जाए। नंबर 6 थिंग जो मैंने देखी, हम सुबह नमाज फजर के बाद से अपने दफातर, अपनी तमाम मार्केट्स को, तमाम कारोबार को ओपन करें। इसमें कोई कारोबारी तबका आकर ये ना कहे कि मेरे कारोबार का हर्ज होता है। हमने सबसे पहले अपनी कौम को, मुझ समेत, ये बात सिखानी है कि हमने जल्दी सोना है और जल्दी उठना है। इससे कौम की सेहत में भी बड़ा अच्छा फर्क पड़ेगा, एनर्जी रिसोर्स भी सेव होंगे और बहुत सारे मुमकिनात से भी हम बच जाएंगे। नंबर 7, पाकिस्तान में दुनिया में सबसे ज्यादा यूथ की जो अवेलेबिलिटी है वो इन पाकिस्तान इन परसेंटेज मौजूद है। अनफॉर्चुनेटली ये सारी यूथ जितनी भी है, ये किसी ना किसी तरह के किसी काम के अंदर इन्वॉल्व नहीं, ना इनकी ट्रेनिंग की जाती है, ना ट्रैक्टर बिल्डिंग की जाती है, ना ही इनको कोई हुनर सिखाया जाता है। ले दे के हम उसी एजुकेशन की तरफ चलते हैं जो सब करते चले जाते हैं, जो सब कर रहे होते हैं। हमें इससे भी अपने आप को दूर करना है, हमें इससे भी अपने आप को समझाना है। विद द पैसेज ऑफ टाइम
ہمیں یوتھ کو یہ بات سمجھانی پڑے گی 16 سال سے لے کر آگے 30 سال تک کے بچوں کو بچیوں کو ہمیں ان کے اندر ایک ہنر ڈیولپ کرنا پڑے گا. ہمیں ان کے اندر وہ بات ڈیولپ کرنی پڑے گی جس سے وہ ہنرمند ہوں جو کہ ہماری انڈسٹری میں بھی ہمیں فائدہ دے سکتے ہیں. اور اس یوتھ کی بے رحمی سے بچانے کے لیے، کیونکہ یہ جو یوتھ ہے یہ بہت سارے نشوں میں بہت ساری غلط کاریوں کے اندر انوالو ہو جاتے ہیں. جب ہم ہنرمند بنائیں گے، جب انہیں کام سکھائیں گے، جب ان کو اپرچونٹیز پرووائڈ کریں گے، تو پھر ان کی جو انوالومنٹ ان ورک ہے وہ انکریز ہوگی، اور جو اس کی دوسرے اس کے پہلو ہیں جو نیگیٹو ہیں اس سے وہ دور چلے جائیں گے. نمبر 8 تھی، سب نے مل کر اس بات کا عہد کرنا ہے کہ ہم نے منحصر قوم بہت زیادہ محنت کرنی ہے. محنت کر کے ہر بندے نے انڈیویجولی اپنے اپنے لیول کا کام کرنا ہے. اس کے لیے بھی ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے. مختلف سیمینارز جو کہ محلے کے لیول پہ جائیں، گلی کے لیول پہ جائیں، یہ سیمینارز ارینج کرنے پڑیں گے. لوگوں کو سمجھانا پڑے گا، ٹرینڈ کرنا پڑے گا، چیزوں کو اور آگے لے کے جانا پڑے گا. جب ہم ایک دفعہ کریکٹر بلڈنگ میں کامیاب ہو گئے، جو کہ ہمارے چینل کا سلوگن بھی ہے لیٹس بلڈ دا کریکٹر ٹوگیدر، تو ہمیں مزید کسی سے کچھ کہنے کی یا کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. انڈیویجول کریکٹر موجود ہوں گے لیکن ہمیں ایک کلیکٹیو کریکٹر کو ڈیولپ کرنا ہے ان آر سوسائٹی. یہ ہمارا 8واں کام ہوگا. جبکہ اب 9ویں کام کی بات کریں، اب ہم بات کر رہے ہیں اکنامک کرائسس سے دور ہونے کی. ہم کوشش کریں گے کہ ہم ایز اے پاکستانی گورنمنٹ ہم اپنی زندگیوں کے اندر سمپلسٹی اختیار کر لیں. گورنمنٹ کے لیول سے سمپلسٹی اختیار کی جائے گی. اگر کسی ایک شخص موٹر سائیکل ہے تو اکیلا موٹر سائیکل پہ سفر نہیں کر سکتا، اس کے لیے 2 بندوں کا موٹر سائیکل پہ سفر کرنا ضروری ہوگا. گاڑی میں کم از کم 3 لوگ ہوں گے تو وہ کار پہ سفر کر سکیں گے. ادروائز ان کو ہیوی پیڈ جرمانے یا ٹیکسز امپلائڈ کر دیے جائیں. اس سے آپ بہت زیادہ پیٹرول اور ریسورس بچا لیں گے. جب آپ بچا لیں گے اتنا ہی پیٹرول آپ کو کم امپورٹ کرنا پڑے گا، تو آپ یہاں سے بھی اپنے پیسے بچ جائیں گے. نمبر 10. تو نمبر 10 پہ جو پوائنٹ، جو کہ میرا آخری پوائنٹ ہے، وہ اسی طرح سے ہے کہ پرائیویٹ سیکٹرز کو انوالو کرنا پڑے گا. آئی ٹی کی ایجوکیشن دیں، 2 سال کے اندر اپنے بچوں کو پریپیئر کریں، آئی ٹی کی پروڈکٹس کو انٹروڈیوس کریں. گورنمنٹ لیول کے اوپر ایسے ادارے ہوں اور ہر بچے کو یہ ضروری ہو کہ وہ آئی ٹی کی ایجوکیشن حاصل کرے. ایکسپرٹ لیول پہ، میڈیم لیول پہ، انیشیٹ لیول پہ، ہر چیز کے لیے آئی ٹی انڈسٹری کے جب ادارے بنیں گے، آئی ٹی ایکسپرٹ پروڈیوس کریں گے. ادر دین دا یونیورسٹیز، بہت سے چھوٹے چھوٹے ادارے جو پرائیویٹ ادارے ہیں، ان کو بھی آپ جو ہیں وہ اس کے گورنمنٹ کے انڈر کریں، اس کی دیکھ ریکھ کریں اور سیریسلی ان کو وہ ایجوکیٹ کریں تاکہ وہ ہم باہر کی دنیا میں وہ آئی ٹی پروڈکٹس کو ایکسپورٹ کر سکیں. اور اسی کے ساتھ جو اس سے ملتا جلتا پوائنٹ ہے، پورے ملک کے اندر ایک یکساں نظام تعلیم ہونا چاہیے. ایچ کے بچے سینٹرل ماڈل یا جنوبی پنجاب یا کسی اندرون سندھ کے اندر جو بچہ جو کتاب پڑھا ہے وہی پورے پاکستان کے اندر رائج ہو. یہ نہیں کہ ایچ کا بچہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں ترقی کرتا جائے، اندرون سندھ والا وہی رہے، جنوبی پنجاب والا وہی رہے، سینٹرل ماڈل والے وہی پہ رہے. ان کی کوالٹی آف لائف، کوالٹی آف ایجوکیشن اور مختلف کوالٹیز کے اندر بہت سارا فرق آ رہا ہے. اگر ہم یہ 10 کام کر لیں اکنامک کرائسس کو ختم کرنے میں تو چند سالوں کی بات ہے، ہم بہت آگے چلے جائیں گے، کریکٹر بلڈنگ میں بھی کمال ہو جائیں گے اور اکنامک کرائسس کو بھی ختم کر دیں گے. اگر آپ میری ان باتوں سے متفق ہیں تو مجھے کامنٹ میں ضرور بتائیے گا.